आज के चैप्टर का नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। देखो यार, मरने से डर तो अपने को भी नहीं लगता, बस वो कोई टुगेदर होने वाली चाहिए अपने साथ। बट क्या करे, जमाना इतना खराब है ना आजकल। प्यार से बात तो सब करते हैं बट वो प्यार करने वाली कोई नहीं है। अरे पढ़ाई कर लो थोड़ा। खैर आज का ये स्टोरी तुम्हें सिखा के जाएगा कि हाँ, अगर कोई हो ना ऐसी साथ टुगेदर देने वाली तो यार बड़े से बड़े मुश्किल का भी सामना करा जा सकता है। चाहे वो समुद्र के बड़े बड़े लहर ही क्यों ना हो, तुम पार कर लोगे, क्योंकि आज के चैप्टर का नाम ही है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। बट इससे पहले मैं तुम लोगों के दोस्त और होस्ट बीवी निकल चुका हूँ कि स्टोरी टेलर बनने के जर्नी पे। एक्सपर्ट नहीं हूँ बट हाँ, वो चीजें करने का ट्राई कर रहा हूँ जिससे मुझे अच्छा फील हो और तुम लोगों को ये स्टोरी मरते दम तक याद रहे। तो इसी बात के साथ करते हैं शुरुआत। और इस स्टोरी के राइटर का नाम जो भी जाके कमेंट सेक्शन पर लिख रहे हो, उन्हें अपना क्रश मिलना तो पक्का है, और जो नहीं लिख रहे हो ना, वो तो भाई सिंगल ही मरोगे। बाबा मेरे दोस्त का भूत उतार दो बाबा, आप बहुत ज्ञानी हो बाबा, आपके कृपा। तो हमारी कहानी का शुरुआत होता है जुलाई 1976 से, जब गॉर्डन कुक, जो कि इस स्टोरी का राइटर भी है, देखो मैंने तुम्हें राइटर का नाम बता ही दिया, अपने पत्नी मैरी और 2 बच्चे, 6 साल का लड़का जॉनथन और 7 साल की लड़की सुजैन के साथ एक सफर पे निकल पड़ते हैं। प्लेमाउथ इंग्लैंड से लेके ऑस्ट्रेलिया तक का। आज से 200 साल पहले एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर हुआ करता था जिसने इंग्लैंड से लेके समुद्र के रास्तों से ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड तक का सफर तय किया था। अब हमारा भाई भी यस, मुझे आईआईटी क्रैक करना है। वेरी हार्ड वर्किंग चाइल्ड। तो मैरी और हमारा भाई गॉर्डन कुक, जो कि 37 इयर्स ओल्ड बिजनेसमैन था, उन्होंने एक सपना बनाया कि जो काम जेम्स कुक ने किया है वो काम हम भी करेंगे। ये हमारा एक सपना है और इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने लगभग 16 इयर्स अपने आप को ट्रेन किया। जो भी चीजें ना टेक्निकल या नॉन टेक्निकल चीजें चाहिए होता है, समुद्र में बोट को संभालना हो, कैसे अगर कोई मुसीबत आ गया तो देखना हो, हर एक चीज सीखा उन्होंने। और साथ ही साथ एक अपना बोट बनाया जिसका नाम रखा वेव वॉकर। नाम समझ रहे हो कितना खतरनाक है, वेव वॉकर, लहरों पे चलने वाला। ठीक है, 23 मीटर का था ये बोट और 30 टन का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर से बना हुआ था ये, प्रोफेशनली बिल्कुल। लगभग अलग अलग डिफरेंट कंडीशन पे कई महीनों तक इस बोट को टेस्ट करा गया कि अगर कोई वेदर कंडीशन होता है तो हाँ, ये बोट झेल लेगा। तो जो इनका सफर था ना, वो लगभग 3 साल का था, जहाँ वो इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले थे। इस सफर का जो पहला फेज होता है 1,05,000 किलोमीटर, वो काफी आसानी से कंप्लीट कर लेते हैं और पहुंचते जाके अफ्रीका के केप टाउन पे। बट अब इसके आगे उन्हें पार करना था दुनिया का सबसे खतरनाक ओशन, द सदर्न इंडियन ओशन, या फिर तुम कह लो द इंडियन ओशन। अब देखो, इंडियन ओशन के नाम से ना लोगों के मुंह में बस एक ही बात आता है, अरे भोसड़ी को गांड फट गई। तो वो नहीं चाहते थे कि उनकी लाइफ के साथ या उनके साथ कुछ गलत हो जाए, तो जरूरत था कि कुछ एक्सपीरियंस लोग साथ रहे, तो अगर कोई भी मुसीबत आता है तो साथ में संभाल लेंगे। तो 2 बंदे को हायर किया जाता है। एक बंदा अमेरिकन होता है जिसका नाम लैरी विजल होता है, और दूसरा होता है स्वीडिश जिसका नाम होता है हर्ब सिगलर। अब इसके बाद आगे बढ़ते और केप टाउन से निकले बस 2 दिन हुआ ही था और उनका सामना होता है समुद्र के तेज दर्रार हवाओं से। ऐसी तूफानी हवाएं कि क्या बताएं, और ये हवाएं चलते लगभग कुछ हफ्तों तक। बट उन सबको डर इन हवाओं का नहीं था जो कि काफी तेज थे। उन्हें डर था कि इन हवाओं के साथ जो आते हुए लहरें थे ना, मतलब कुछ लहरें तो ऐसे थे ना जिन्हें देख के लिटरली लहरें इतने लंबे थे, मैं क्या बताऊं। उनका जो बोट का मेस्ट, जिसका हाइट लगभग 15 मीटर था, इतना लंबा 15 मीटर तक का वेव्स या तुम कह लो लहरें आ रहे थे। अब जिन्हें समझ नहीं आया कि ये मेस्ट क्या है, तो 1 मिनट स्टोरी को रखो साइड में और हम बात करते हैं कुछ बोट की स्पेसिफिक चीजों के बारे में जो तुम्हें कहानी समझने में मदद करेगा। सो देखो, इस बोट के अंदर में जो ये सीधा सा डंडा है ना, इसे कहते हैं मेस्ट। अब इस मेस्ट में एक कपड़ा कह लो या कोई भी चीज रेक्टेंगुलर शेप का लटकाया जाता है जिसे कहते हैं स्टॉर्म जिप। इसका काम क्या है बोलूं तो जो लहरें, तूफान, कुछ भी आ रहा होगा उससे कंट्रोल करता है, क्योंकि लहरें आके क्या करता है, बोट को हिला देता है, बट जो स्टॉर्म जिप होता है वो रोकता है इन चीजों को। ठीक है, अब इसके बाद बोट का जो राइट साइड होता है ना, उसे कहते हैं स्टारबोर्ड साइड, और जो लेफ्ट साइड होता है उसे कहते हैं पोर्ट साइड। अब आखिरी 2 चीज, डेक, मतलब ये वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो या मैं सोच रहा हूँ, सही में ये डेक ही है। मैंने भी पहले सोचा था कुछ ऐसा ही, बट हाँ, अपने डर्टी माइंड को दूर रखते हैं, ये ओनली डेक है। क्या है डेक? देखो, बोट का जो अपर पोर्शन होता है, जहाँ पे जो व्हील होता है जिससे बोट को कंट्रोल किया जाता है, या फिर तुम खड़े होके समुद्र के मजा लेते हो, वही जगह को कहते हैं डेक। एंड ये जो कोने पे दिख रहा है ना, ये है एंकर। इसका इस्तेमाल कब होता है पता है? जब मान लो बहुत ज्यादा लहरें आ रहे हैं, आउट ऑफ कंट्रोल, तो बोट को स्टेबल रखने के लिए एक बहुत ही मोटा लोहा का कोई भी चीज जो कि तुम देख रहे हो इस शेप का होता है, उसे नीचे पे गिरा दिया जाता है ताकि बोट ज्यादा हिले नहीं, कंट्रोल से बाहर ना जाए, पलट ना जाए। ठीक है, तो ये बेसिक चीज है। आगे बढ़ते स्टोरी पे।
अब तुम समझ गए कि जो लहरों का साइज था वो मेस्ट के बराबर था, यानी कि 15 मीटर तक का था। इतना खराब मौसम होने के बावजूद भी दिसंबर 25 को उन्होंने लगभग 3500 किलोमीटर जो केप टाउन से डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया था, और साथ ही साथ काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने जो 25 दिसंबर को क्रिसमस होता है उसे भी सेलिब्रेट किया। अब इसके बाद आता है न्यू ईयर, और हम सब उम्मीद करते हैं कि नया साल हम सबका अच्छा जाएगा, सब सही होगा, ठीक है। बट देखो उनके साथ कुछ ऐसा नहीं था। नया साल तो आ चुका था बट मौसम वो तो जैसा था पहले उससे बदतर ही हो रहा था। फिर आता है 2 जनवरी, साल का दूसरा ही दिन था, और इस बार मतलब वेव्स, लहरें इतने भयानक, इतने भरे भरे आ रहे थे ना, क्या बताए भाई। इन लहरों से लड़ने के लिए उनके पास बस एक छोटा सा स्टॉर्म जिप था। मैंने बताया था कि स्टॉर्म जिप क्या होता है, बोट को हमारे कंट्रोल पे रखता है जब भी लहरें या तूफान आ रहा होता है उससे लड़ने के लिए, राइट। तो इतने भयानक लहरों के बाद भी इतने छोटे से स्टॉर्म जिप के साथ वो 8 नॉट के स्पीड से आगे बढ़े जा रहे थे। बट कुछ देर आगे बढ़ने के बाद जब तूफान, हवा बहुत ज़्यादा तेज होता है, उनके कानों में चुभने लगता है, उन्हें ना चाहते हुए भी अपना स्टॉर्म जिप को उतारना पड़ता है ताकि इन हवाओं से उन्हें और लड़ना ना पड़े। जो कान पे चुभ रहे थे वो और ना चुभे। वो समझ जाते कि इससे लड़ा नहीं जा सकता, अब हमें बोट को एक स्टेबल पोजीशन पे रख के जो भी बोट पे लगा हुआ चीज़ है उन्हें टाइट से बांधना है, जो भी छोटे से छोटा चीज़, ताकि ना बोट स्टेबल रहे। देखो जब वेव्स आता है, तूफान आता है, हवा आता है, तो क्या होता है बोट इधर उधर हिलता है। तो ऐसा ना होने के लिए बोट को चारों ओर कोई भी छोटे छोटे चीज़ जो है उसे बांधा जा रहा था कि कोई चीज़ बोट से गिर ना जाए या फिर कोई भी चीज़ बोट पे मतलब हिला हिली मत करे, ठीक है। और साथ ही साथ वो क्या करते हैं, समझ आते हैं कि आगे कुछ भी हो सकता है, पलट भी सकता है बोट। तो सेफ्टी मेजर्स के लिए एक लाइफ लाइन यानी कि एक रस्सी अपने साथ बांध लेते हैं। लाइफ जैकेट तुम्हें पता है क्या होता है, वो भी बांध लेते हैं। एंड लाइफ राफ्ट, ये क्या होता है तुम्हें पता है? अगर तुमने लाइफ ऑफ पाई देखा होगा, जहाँ क्या होता है एक बड़ा सा बोट होता है, वो तूफानों के कारण डूब जाता है, एंड देन एक छोटे से बोट पे हमारा हीरो एक टाइगर एक बड़ा लंबा सफ़र करता है, राइट। तो ऐसा ही बोट समझ लो, जो अगर बोट जो मेन वाला होता है वो अगर टूट गया तो इस छोटे से बोट में मतलब सर्वाइव करने का कोशिश किया जाएगा, उसके लिए बनाया जाता है। तो उसके अंदर जितने भी लोग थे सब घुस जाते हैं। अब देखो ऐसे मोमेंट में ना जो नॉर्मल आदमी कोई भी होगा वो ऐसे सफ़र पे आने के बाद यही सोच रहा होगा, पाइलैंड करा दे। अब ठीक है। फिर शाम का 6 बजता है और चारों ओर एक सन्नाटा छा जाता है। वो देखते कि उनके आगे बहुत ही डार्क गहरा क्लाउड आगे बढ़ते हुए आ रहा था। बट जब ध्यान से देखते ना वो, तो वो क्लाउड नहीं था, वो एक बहुत ही बड़ा वेव था। वो लहर इतना बड़ा था ना, आज तक हमारे भाई ने कभी ऐसा लहर देखा नहीं था। देख के तो भाई का फट ही गया। वो आके बोट से टकराता है, एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है और सारी चीजें तहस महस हो जाता है। हमारा भाई सबसे जाके टकराता है पहले बोट के व्हील से, एंड देन वो जाके सीधा गिरता है बोट के बाहर पानी में, और वो डूब रहा होता है, डूब रहा होता है, डूब रहा होता है। उसे ऐसा फील हो रहा होता है कि उसका मौत बहुत ही करीब है उसके, और साथ ही साथ उसे एक सुकून का भी एहसास हो रहा होता है, और उसने अपने मौत को एक्सेप्ट भी कर लिया था। बट अचानक से कुछ होता है ऐसा, सर बाहर निकलता है उसका, और वो बाहर निकल के देखता है कि बोट पलट चुका है। जो मेस्ट पहले सीधा हुआ करता था वो अब पलट चुका है पूरे पानी में। बट उसी वक्त और एक बड़ा लहर आता है, और उस लहर ने जो बोट पलट चुका था उसे फिर सीधा कर देता है। अब इसके बाद क्या होना था, बोट के साथ जो रस्सी यानी कि लाइफ लाइन हमारे भाई के साथ लगा हुआ था, उसकी मदद से वो वापस बोट के अंदर में जाने की कोशिश कर रहा था। बट लगातार लहरें तो आ रहे थे, तो उन लहरों ने भाई के साथ कुछ ऐसा किया कि वो लाइक ए डॉल, ठीक है, पुतलों की तरह इधर उधर पलट पलट के भाई का पुर्जा पुर्जा तोड़ दिया। बट जैसे तैसे भाई बोट के ऊपर यानी कि डेक पे पहुंच जाता है। बट वो देखता है कि उसके कंधे का जो रिप होता है वो टूट चुका है, बिल्कुल मुंह से खून भी निकल रहा है और दांत भी टूट चुका है। इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी उन सारी चीजों को इग्नोर करते हुए जाके बोट का व्हील को संभालता है, ताकि आगे आने वाले जो वेव्स है उससे अपने बोट को वो बचा सके। उसे ये पता चल रहा था कि पानी जो है बोट के चारों ओर फैल चुका है, और शायद ये पानी बोट के अंदर तक जा चुका है। अब बोट के अंदर से मैरी बाहर निकलती है और कहती है कि देखो बोट के अंदर की कंडीशन बहुत खराब है, पानी चारों ओर भर चुका है और शायद हम डूबने वाले हैं। अब ये सुन के हमारा भाई गॉर्डन कुक कहता है मैरी को कि तुम व्हील को संभालो, मैं नीचे जाके देखता हूँ कि क्या सीन चल रहा है। और ये कह के वो नीचे जाता है और जाके देखता है कि लैरी और हर्ब पागलों की तरह पंपिंग करे जा रहे हैं, क्योंकि नीचे चारों ओर पानी भर चुका है और उस पानी को पंपिंग करके वो दोनों निकाले जा रहा है। उसने देखा कि बोट का जो स्ट्रक्चर है जो कि मोस्टली वुड से बना हुआ है वो टूट फूट के पानी में तैर रहा है, और जो बोट का राइट साइड है जो मैंने तुम्हें बताया था कि स्टार बोट कहता है वो बुरी तरीके से डैमेज हो चुका है। उस बोट के अंदर में जो भी उनका सामान था, चाहे वो कपड़े हो, बर्तन हो, बच्चों का खिलौना हो, मैप हो, हर एक चीज पानी में तैर रहा है। इन चीजों को इग्नोर करते हुए उसने अपने बच्चों का ख्याल किया और
सीधा कैबिन की ओर गया जहाँ बच्चे थे। जाके देखा और बच्चों को पूछा कि तुम लोग सही सलामत तो हो ना। बच्चों ने कहा कि हाँ, बट सामने से उसकी बेटी सुजैन कहती है, लेकिन पापा मेरा सर थोड़ा दुख रहा है। तो बेसिकली हुआ क्या होगा, बोट के पलटने के कारण सुजैन के सर पे चोट डेफिनेटली आया होगा, जिसकी वजह से उसके आंखों का ऊपर वाला हिस्सा जो है वो फूल चुका था। बट हमारे भाई के पास अब इतना समय नहीं था कि वो ऐसे छोटे मोटे चोटों को देखे, तो उसने अपने बेटी के छोटे मोटे चोटों को इग्नोर करते हुए कैबिन से स्क्रू ड्राइवर, हैमर और वाटरप्रूफ कैनवस लिया। अब जिन्हें समझ नहीं आ रहा ये कैनवस क्या है, तो मैं कह सकता हूँ तुम्हें कि ये कपड़ा होगा जिसके अंदर से पानी बाहर नहीं निकलता, वाटरप्रूफ टाइप का वो, ठीक है। अब लेके सीधा पहुंचता है वो नीचे, जहाँ वो स्टार बोट साइड जो था बुरी तरीके से डैमेज था वहाँ। तो जो पहला बड़ा सा लहर उस बोट के साथ टकराया था ना, उसके टकराने के कारण ये जो स्टार बोट साइड है यहाँ पे एक बड़ा सा होल बन चुका था, और अगर इस होल को बंद नहीं करा गया ना तो ये बोट जल्दी डूब जाने वाला था। तो हमारे भाई ने जैसे तैसे समहाउ कुछ भी करके उस होल को बंद किया, जो भी उसने वाटरप्रूफ कैनवस लाया था, लकड़ी, हैमर, उन सारी चीजों से। अब इसके बाद ज्यादातर जो पानी था वो आना बंद हो चुका था, बट अभी भी कई कई कोनों से, कई कई छेदों से पानी आ रहा था, बट मोस्ट ऑफ द वाटर जो है वो अब आना बंद हो चुका था। बट यार वो कहते हैं ना, luck suck, everyone fuck. हाँ, अब तो हमारे भाई के साथ भी कुछ सीन ऐसा ही था। उसने जैसे तैसे करके वो स्टार बोट साइड का जो होल था उसे बंद तो कर दिया था, बट उसके सामने एक नया प्रॉब्लम आ चुका था, क्योंकि चारों ओर बोट के अंदर पानी भरा हुआ था, जिसकी वजह से जो चीजें है चारों ओर फैले जा रहा था। अब इन चीजों ने जो हैंडपंप से पानी निकाला जा रहा था ना, उसे ब्लॉक कर दिया था और वो खराब हो चुका था। और साथ ही साथ जो बोट का इलेक्ट्रिक पंप था जिससे भी पानी निकाला जा रहा था बाहर, वो भी शॉर्ट सर्किट होके खराब हो चुका था। अब देख रहे हो किस्मत कितनी कमीनी और कुत्ती चीज होती है। जब तुम पे आती है ना तो भाई ये नहीं देखती कि तुम्हारा कंडीशन कैसा है, बस तुम्हारा लेना होता है उसे। अब देखो खत्म नहीं हुआ है कहानी, ऊपर जाता है भाई, देखता है कि और 2 एक्स्ट्रा हैंडपंप है, उनका हालत कैसा है, तो वो भी पानी के कारण खराब हो चुका है। भाई लिटरली फंस चुका था भाई, बट अचानक से भाई को याद आता है कि ओ फक, मेरे पास तो और एक इलेक्ट्रिक पंप भी है। तो वो कार्ड रूम पे जाता है और उस इलेक्ट्रिक पंप को निकाल के एक बाहर के पाइप के साथ कनेक्ट कर देता है, और लकीली वो इलेक्ट्रिक पंप काम भी कर रहा होता है। तो जो भी पानी हैंड पंप और इलेक्ट्रिक पंप के बंद हो जाने के कारण बढ़ गया था ना, वो धीरे धीरे अब कम रहा था। तो लगभग उस पूरे रात वो लोग बस यही चीज कर रहे थे, जैसे तैसे करके पानी बाहर निकाले जा रहे थे। और इसी के साथ साथ हमारा भाई रेडियो की मदद से एक मेडे कॉल होता है, यानी कि देखो ऐसा होता है कि जब तुम्हारा जान खतरे पे होता है तो एक तरीके का तुम सिग्नल भेजते हो आसपास कोई भी अगर है उसे कि मेरा बोट डूबने वाला है, ऐसा कुछ है सीन, तो हमें बचा लो। तो इस तरीके का सिग्नल वो बार बार कंटिन्यूसली भेज रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली ये सिग्नल किसी के पास भी नहीं जा रहा था। और वो इस चीज़ का उम्मीद कर भी रहे थे कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि वो इतने बड़े ओशन के बीचों बीच कहीं फंस चुके थे जहाँ कोई सिग्नल मिलना आसान बात तो नहीं था। जस्ट इमेजिन अगर ऐसे किसी सिचुएशन में मैं फंस जाता तो क्या होता मेरे साथ। मतलब भाई साहब, एक तो मैं ऐसे पैनिक कर जाता, ऊपर से सोशल एंजाइटी है मुझे। पहला जो थॉट मेरे दिमाग में आता ना कि यार मैं ऐसे सिंगल नहीं मरना चाहता, मतलब मेरे वो ख्वाब अरमान अधूरे रह जाएंगे। भगवान तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मतलब ये गलत कर रहे हो भगवान, नहीं ऐसा नहीं हो सकता नहीं। बट देखो स्टोरी में गॉर्डन कुक का बेटी कितना स्ट्रांग था। जब गॉर्डन कुक ने अपने बेटी को देखा जिसका सर बुरी तरीके से फूल चुका था, उसके आंखों के ऊपर वाला हिस्सा भी बुरी तरीके से स्वेलिंग होके फूल चुका था, ठीक है। ऊपर से उसकी बेटी बता रही थी कि हाथ में भी एक बुरा गंदा कट आ चुका था, ठीक है। अब उसने पूछा कि तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे हाथ पे भी इतना बड़ा एक कट आया है। तो उसकी बेटी ने कुछ इस तरीके से रिप्लाई किया, पापा मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहती थी, आप इतना कुछ तो कर रहे हो हम सबको बचाने के लिए। अब फिर आता है जनवरी 3 का सुबह। अब कंडीशन कुछ ऐसा था कि 2-2 घंटे के रोटेशन के साथ वो काम कर सकते थे और पानी को लगातार निकाले जा सकते थे। बट अभी भी ना प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ था। हाँ, उन्होंने वाटर लेवल को तो कंट्रोल पे ला लिया था, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि गॉर्डन कुक ने जब नीचे जाके देखा तो उन्हें पता चला कि जो बोट का सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है ना, वो गंदी तरीके से डैमेज हो चुका है, जगह जगह से पानी निकल रहा है, और वो अब ऐसे कंडीशन पे भी नहीं था कि इस बोट के नीचे वाले हिस्से को रिपेयर करा जा सके। वो जो बड़ा सा लहर उनसे टकराया था, उसके बीते 15 घंटे हो चुके थे और 15 घंटों से वो जिंदा तो थे, बट अब वेब वॉकर इस कंडीशन पे नहीं था कि ऐसे टूटे फूटे कंडीशन पे वो उन्हें ऑस्ट्रेलिया तक लेके जा सके। तो अब कोई दूसरा उपाय ढूंढना था जिससे वो जिंदा बच सके और कोई आसपास के आइलैंड पे लैंड करे। तो उसने मैप पे देखा और पता किया कि वो जिस लोकेशन पे खड़े हैं ना, उसके ईस्ट पे लगभग 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे 2 आइलैंड है। इनमें से एक आइलैंड था जिसका नाम था एम्स्टर्डम। अब ये एकमात्र उम्मीद था उन लोगों के लिए कि भाई इस आइलैंड को ढूंढो और अपने आप को जिंदा रखो, सर्वाइव करो, अदरवाइज वो डूब जाएंगे। डेफिनेट था ये, क्योंकि बोट का कंडीशन ऐसा नहीं था कि ये ऑस्ट्रेलिया तक जाए। और लिटरली तो मैप देखो,
भाई इंडियन ओशन के बीच पे फंसा हुआ था, ठीक है। अब ये मैप को देख के तुम्हें क्या फीलिंग आ रहा है? तुम दुनिया के सबसे खतरनाक ओशन के बीच फंसे हुए हो और तुम्हारे पास कोई आगे पीछे जाने का कोई जगह है नहीं, और अचानक से समहाउ ये आइलैंड तुम्हारे बस 100 किलोमीटर ईस्ट पे है। बट देखो ये बात इतना आसान नहीं है। इतने बड़े ओशन पे तुम्हें पता करना है कि वो आइलैंड है किधर, डायरेक्शन लिटरली पता करना इट्स नॉट ए सिंपल टास्क, राइट। देखो उन्होंने ये पता कर तो लिया था कि हाँ एक आइलैंड है एम्स्टरडेम के नाम से, जो कि फ्रांस का साइंटिफिक बेस है। अगर हमने इसे ढूंढ लिया तो हमारा बचना पॉसिबल है। बट यह प्रॉब्लम ये था ना कि वेदर कंडीशन बहुत ही गंदा था, और ऐसे वेदर कंडीशन के साथ वो आगे नहीं बढ़ सकते थे और उस आइलैंड को नहीं खोज सकते थे। लगातार जो समुद्र की लहरें थे और जो तूफानी हवाएं थे ना, वो थमने का नाम नहीं ले रहे थे। और ऐसे वेदर कंडीशन पे जहाँ इतने बड़े बड़े लहरें, तूफानी हवाएं है, आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं था। ऊपर से इन तेज हवाओं की वजह से और लहरों की वजह से उनका जो एक्स्ट्रा इंजन था ना, वो भी खराब हो चुका था बोट का। यू नो यार, देखो ऐसा होता है कि बोट के अंदर में एक प्राइमरी इंजन होता है, एक सेकेंडरी इंजन होता है। तो उनका जो सेकेंडरी इंजन था आई गेस वो खराब हो चुका था, ठीक है। अब वो मूव भी नहीं कर सकते थे इधर उधर फ्रीली, ठीक है। मतलब भाई साहब बहुत ही बुरा कंडीशन में थे, ठीक है। फिर आता जनवरी 4। पिछले 36 आवर्स से वो अपने आप को जैसे तैसे बचाने की कोशिश कर रहा था। जो भी पानी बोट के अंदर में आ गया था ना, उन्हें ऑलमोस्ट बाहर निकल चुका था, कुछ सेंटीमीटर बस बाकी था। अब ध्यान ये देना था कि पानी लेवल जो है बोट के अंदर पे वो और बढ़ना नहीं चाहिए, जो है ठीक है, इससे ज़्यादा ना हो। बट जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि कंडीशन वेदर का बहुत ही गंदा था, वो आगे नहीं बढ़ सकते थे। उनका जो मेन मेस्ट था ना, वहाँ में कोई बड़ा सेल नहीं लगा सकते थे ताकि इन लहरों से लड़ के वो आगे बढ़ पाए। ऑलरेडी मेस्ट बहुत कमज़ोर हो चुका था, वहाँ अगर बड़ा कोई सेल लगा देते तो पक्का वो मेस्ट टूट जाता। तो उनके बाद जो एक छोटा सा स्टॉर्म जिप था उसे लगाया उन्होंने, और जैसे तैसे करके आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे थे। जहाँ वो उस आइलैंड को ढूंढना चाहते थे उस तरफ बढ़ रहे थे। मैरी को कुछ कॉर्न बीफ और क्रैकिंग बिस्कुट्स मिलता है, जिसे वो सारे लोग शेयर करके खाते हैं। और लिटरली उस बड़े से तूफान और जो वेव था ना, उसे टकराने के बाद लगभग 2 दिन हो चुका था और उन्होंने कुछ नहीं खाया था। और 2 दिन बाद फाइनली उनका ये मील था। काफी मतलब अच्छा मोमेंट होता है, ठीक है। बट ये मोमेंट ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं था। कहते हैं ना यार, जब ऊपर वाले को तुम्हारी खुशी बर्दाश्त ना होना तो क्या कर सकते हैं ना। तो उनके साथ बिल्कुल सीन कुछ ऐसा ही था। कुछ जो सेकंड का वो कंफर्ट था ना, वो ज्यादा देर तक चलता नहीं है। लगभग 4 बजे का समय होता है शाम का, और जो गहरा काला बादल छा जाता है उनके चारों ओर। कुछ घंटा भी नहीं बीतता है और हवाओं का रुख इतना तेज हो जाता है ना, क्या बताओ। 40 नॉट के स्पीड से विंड बह रहा था, और वेव्स यानी कि लहर भी जितना बड़ा आ सकता था उतना बड़ा आ रहा था। कुल मिला के बात यह था कि वो रात उनके लिए भयानक था। वेदर कंडीशन बहुत ही गंदा था, और जनवरी 5 सुबह होते होते तक उन्हें ये पता चल चुका था कि अब कोई उम्मीद नहीं बचा हमारा बचने का, क्योंकि ये वेदर कंडीशन हमें कहीं निकलने नहीं देगा, कहीं बचने नहीं देगा। ये हमें समुद्र में लेके डुबा के ही मानेगा। उस बोट में जितने लोग थे उन सबको पता चल चुका था कि शायद हमारा अंत आ चुका था। बट फिर भी एज अ डैड अपने बच्चों को वो ये कंफर्ट देने चले गए थे कि कुछ नहीं होगा, डरना मत। बट उसका बेटा उससे कहता है, पापा क्या हम लोग मरने वाले हैं? ये सुन के गॉर्डन कुक अपने बेटे को कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बट उसका बेटा कहता है बहुत ही वो आइकॉनिक लाइन जिसके लिए चैप्टर बना हुआ है, और शायद तुम भी सुनने के लिए रुके हो, कि पापा वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। समझ रहे हो बात? अगर हम साथ में है ना डैड, तो हम मरने से नहीं डरते। आप मम्मी सिस्टर और मैं साथ है ना, हम नहीं डरते यार मरने से। और उनके बेटे के मुंह से ये बात सुनने के बाद लिटरली भाई के मुंह पे कोई शब्द नहीं था कि आगे बोलना क्या है। बच्चा इतना मोटिवेट कर रहा था ना उन्हें, कि भाई ने सोचा कि नहीं अब कुछ भी हो जाए, मेरे फैमिली को मुझे प्रोटेक्ट करना है। वेदर चाहे कितना भी खराब हो, मैं मेरे फैमिली को बचा के रहूंगा। इसी के साथ उसके बेटे को केबिन पे छोड़ के उसके पास जो भी स्ट्रेंथ आखिरी बचा हुआ था ना, वो सारी चीजें लेके वो बाहर निकलता है और देखता है कि चलो ठीक है, हमारा बोट का जो स्टार बोट साइड है वो डैमेज है, यानी कि जो राइट साइड है गंदी तरीके से डैमेज है। अब आगे आने वाले वेव से अगर इसे प्रोटेक्ट करना है तो हम एक चीज कर सकते हैं, क्या एक एंकर बना सकते हैं जो कि बोट को स्टेबल रखेगा, इधर उधर के जो हैवी वेव्स है उससे बोट को कंट्रोल में रखेगा। बट देखो प्रॉब्लम ये था कि उनके पास कोई एंकर था नहीं। तो उन्होंने क्या किया, 2 बड़े बड़े बैरल्स लिया और रस्सी लिया एंड उसे बांध के ना एज ए एंकर की तरह उसने जो स्टारबोर्ड साइड था ना, यानी कि राइट साइड जो कि बहुत ही डैमेज और वीक था, उस साइड पे उसे गिरा दिया, ताकि अगर कोई लहर आता है, विंड आता है, तो उस वीक साइड को वो एंकर जो कि उन्होंने अपने हाथों से बनाया था, मतलब काम जुगाड़ू, ठीक है, उससे वो प्रोटेक्ट कर दे उस वीक साइड ऑफ बोट को, ठीक है।
हाँ देखो, माहौल थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो गया है क्या, थोड़ा सा लाइट करते हैं माहौल को। एक स्टोरी सुनाता हूँ तुम्हें मैं। तो रिसेंटली कल का ही बात है, कॉलेज में बैठा हुआ था, इंफ्रा का क्लासेस चल रहा था और तुम्हें पता है बहुत बोरिंग होता है इंफ्रा का क्लासेस। और एज ए बैक बेंचर में क्या कर सकता था, कान में हेडफोन लगा के रील देख रहा था। और फिर मेरे पास ये रील आता है जो कि मुझे एहसास कराता है मेरे बिगेस्ट रिग्रेट का। मतलब भाई ये है क्या, और है तो क्यों है, मतलब और ये मुझे क्यों दिखाया जा रहा है। मतलब यार मैं इस रील को देखने के बाद इस सोच पे पड़ गया कि हर महीने जो 3,000 रुपया फूक रहा हूँ जिम पे, किस बात के लिए फूक रहा हूँ। सुबह से शाम जो ये प्रोटीन का गाना गाते रहता हूँ, ये क्यों भाई। ना सही से बॉडी बन रहा है ना बंदी बन रही है, और भाई मजे तो असली ये ले रहा है जिंदगी के। क्या है कि सही में बताओ क्या है ये। पता नहीं इंस्टा का एल्गोरिदम को क्या हो गया, मुझे ये ऐसे वीडियोस क्यों दिखा रहा है ये। खैर अब मेरे बातों को छोड़ते हैं और मेरी स्टोरी भी वापस आते हैं। तो स्टोरी हम कहाँ छोड़ के गए थे। हाँ, तो हमारे भाई का जो बोर्ड था वे वॉकर, उसका जो स्टीयर बोर्ड वाला साइड है यानी कि जो राइट साइड है वो बुरी तरीके से डैमेज हो गया था और इसको रिपेयर करने का कोई ऑप्शन नहीं था। तो एक एंकर बनाया जाता है एक लाइलन का रस्सी से और 2 बैरल जो कि भरा हुआ था पैराफिन ऑयल से। अब इस खुद से बनाया हुआ एंकर से वो बोट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था जो भारी भारी लहरें आ रहे थे उससे। अब ऐसा चल रहा था। फिर होता है शाम का समय, सनसेट को देखते हुए हमारा भाई गॉर्डन कुक और उसकी पत्नी मैरी हाथ पे हाथ धरे भाई फुल माहौल बना के रोमांटिक सा, क्योंकि उन्हें भी पता था कि शायद ये हमारा आखिरी मोमेंट हो। तो उन दोनों ने अपने मौत को तो एक्सेप्ट कर ही लिया था, तो बस कुछ आखिरी लम्हे साथ में जी रहे थे। बट देखो यार, होता है ना जब तुम्हारी किस्मत अच्छी होती है, मतलब बुरी होते हुए भी अच्छी होती है, तब तुम परेशानी में गिर के भी वापस आ जाते हो, राइट। तो उनके साथ भी अब ऐसे कुछ होता है। उनका बोर्ड वे वॉकर उन्हें इतने खतरनाक भरे तूफान से बाहर निकाल के लाता है और अगले सुबह जनवरी 6 को जो तूफानी हवाएं थे अब वो भी कम चुका था। जिसके बाद हमारा भाई क्या करता है, सेक्सटेंट पे जाके मेजरमेंट करने लगता है। अब ठीक है, सेक्सटेंट का मतलब वो नहीं जो तुम समझ रहे हो कि कोई टेबल होगा जहाँ में मत बैठ के हमें वो सब करना होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये कुछ ऐसा दिखता है जिससे जो कि मेजरमेंट किया जाता है किस किस चीज़ों का। देखो तो विंड का स्पीड कितना था उसका मेजरमेंट कर रहा था, एंड देन कोर्स ऑफ एक्शन, विंड कहाँ बह रहा था कहाँ नहीं बह रहा था, एंड साथ साथ करंट का क्या इम्पैक्ट हो रहा था उनके बोट के साथ और जो रास्ता वो तय कर रहे थे उसके साथ। तो इतने सारे कैलकुलेशन करने के बाद उन्हें ये पता चलता है कि वो 1,50,000 किलोमीटर के इतने बड़े ओशन के बीच है और उन्हें ढूंढना है एक 65 किलोमीटर का एक आइलैंड। मतलब ये तो वही बात हो गया ना जो मैं कर रहा हूँ। मतलब आज के हुक्म वाले कल्चर में भी हिनाटा जैसी लड़की का इंतजार कर रहा हूँ। पता है पॉसिबल नहीं है, राइट। तो भाई का भी तो ऐसा कंडीशन था ना, मतलब इतना बड़ा ओशन पे एक छोटा सा आइलैंड, वो भी बस 65 किलोमीटर का, मिलना तो मुश्किल था। बट हाँ, कोशिश जारी था। अब जब वो ये चीज़ें सोच ही रहा था हिनाटा के हिनाटा के बारे में, तो मैं सोच रहा था, मतलब वो सोच रहा था कि मतलब कैसे होगा नहीं होगा, कैलकुलेशन कर रहा था। सामने उसकी बेटी आती है और उसे एक कार्ड देती है। अब इस कार्ड में गॉर्डन कुक और उसकी पत्नी मैरी का फोटो था, प्यारा सा फनी सा, और साथ ही साथ एक मैसेज भी था। सो वो मैसेज कुछ इस तरीके से था कि ओह हाउ आई लव यू बोथ, सो दिस इज द कार्ड टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब ये मैसेज पढ़ने के बाद हमारा भाई और इमोशनल हो जाता है कि इतनी छोटी सी बच्ची है बट अभी तक इसने हार नहीं माना है, तो मैं कैसे मान सकता हूँ। तो सीधा वो आता है और कैलकुलेशन करने लगता है, बार बार चेक करता है, रीचेक करता है। जबकि देखो उनका जो मेन कंपास था ना, जहाँ से डायरेक्शन देखा जाता था, वो खराब हो चुका था। तो एक स्पेयर सा, मतलब एक एक्स्ट्रा सा कंपास था जो कि एग्जैक्ट करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं भी दे रहा था, बट फिर भी जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा था उससे ही रफ कैलकुलेशन लगा के वो ऊपर आता है डेक पे और लैरी को कहता है कि भाई लैरी सुन मेरी बात, बोट की स्टीयरिंग व्हील को क्या कर तू 185 डिग्री मोड़ दे। अगर हमारा किस्मत अच्छा रहता है तो हम शाम के 5 बजे तक जो आइलैंड हम ढूंढ रहे थे वहाँ पहुंच जाएंगे। अब ये बात सुन के लैरी बिल्कुल मतलब एग्री नहीं कर रहा था, कन्विंस नहीं था कि क्या कर रहा है भाई, कौन सा नशा वो क्या है तू। बट अब कैप्टन था तो कैप्टन का बात तो मानना होता है, तो उसने ना चाहते हुए भी मोड़ दिया 185 डिग्री की ओर। और सबके सब ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद 5 बजे तक वो आइलैंड हमें मिल जाए। और फिर भाई हमारे आता है नीचे और दिल पे भारी हाथ रखते हुए दुखी होते हुए सो जाता है। और सरप्राइजिंगली इतने सारे परेशानियों के बाद, इतना सीरियस सिचुएशन होते हुए भी उसे नींद आ जाता है। एंड देन शाम का 6 बजता है, अंधेरा हो चुका होता है और वो उठता है और उठते हुए सोचता है कि शायद हमने वो आइलैंड जो हम ढूंढ रहे थे उसे हमने मिस कर दिया है। मनी मन वो दुखी हो रहा था। एंड देन जॉनथन यानी कि उसका बेटा उसके पास आके कहता है, पापा क्या मैं आपको हग कर सकता हूँ। उसके बगल में उसकी बेटी सुजैन भी खड़ी थी जो कि देख रही थी इन सारी चीजों को। हमारा भाई कहता है कि हग अभी, मतलब क्यों, ऐसा क्या हो गया। तो बेटा कहता है कि बिकॉज यू आर द बेस्ट डैड इन द वर्ल्ड एंड बेस्ट कैप्टन। फिर हमारा भाई कहता है कि नहीं नहीं अभी नहीं,
अभी मुझे बाहर जाके देखना है क्या है, सीन नहीं है, बाद में। फिर सामने से उसकी बेटी सुजैन कहती है व्हाई यू मस्ट बी डैड, आप ऐसा क्यों कह रहे हो, आपको कर लेना चाहिए, जो आइलैंड हम ढूंढ रहे थे वो हमें मिल चुका है। और ये सुनते ही हमारा भाई चिल्ला के कहता है क्या, और दौड़ते हुए ऊपर डेक पे जाता है और उसके सामने था वो आइलैंड जिसका वो खोज कर रहे थे, एम्स्टर्डम आइलैंड। वो नज़ारा इतना खूबसूरत था ना उन सब के लिए, इतने बड़े ओशन पे एक प्यारा सा आइलैंड जो कि बिल्कुल एक वोल्केनिक रॉक से बना हुआ था और कम से कम वेजिटेशन था उसके अंदर, यानी कि जंगल जो पेड़ पौधे होते हैं कम थे, बट फिर भी उन्हें वो प्यारा लग रहा था क्योंकि वो आइलैंड अब उनका जान बचाने वाला था। तो उस रात जिस रात वो आइलैंड पे पहुंचते हैं वो डिसाइड करते हैं कि आज हम क्या करते हैं, एंकर को नीचे नमाते हैं एंड बोट को किनारे में रख के बोट पे रुकते हैं, अगली सुबह हम उतरेंगे। तो इसी बात के साथ वो रात खत्म होता है और फिर अगली सुबह क्या होता है, जो वहाँ के लोग थे ना, लोकल 28 पीपल्स थे, वो आते उनका मदद करते और जैसे ही हमारा गॉर्डन कुक अपना पहला पैर जमीन पे रखता है उस आइलैंड के, सबसे पहले वो सोचता है लैरी एंड हर्ब के बारे में, जिन्होंने इतने मुश्किल समय में भी उनका साथ दिया और हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उनके साथ चले। फिर वो सोचता है अपने पत्नी के बारे में, जिसने कदम से कदम मिला के चला उनका, सिचुएशन चाहे कैसा भी था, बोट को भी संभाला और उसे भी संभाला। और फिर आखिर में वो याद करता अपने 2 बच्चों को, वो 7 साल की उसकी बेटी सुजैन, जिसकी सर पे इतना बड़ा चोट लग चुका था फिर भी वो बताना नहीं चाह रही थी। उसके सर पे जो चोट लगा था उसके लिए उसे 6 माइनर ऑपरेशंस करने पड़े, जिसके बाद जो भी ब्लड क्लोटिंग हुआ था ना अंदर से, यानी कि तुम समझते हो यार, जब किसी चीज़ ठुक जाता है तो अंदर खून जम जाता है, तो उसे निकालने के लिए ऑपरेशन भी कभी करना होता है। तो 6 माइनर ऑपरेशन करना पड़ा था, इसके बाद जाके जो भी खून जमा हुआ था वो निकला। एंड आखिर में वो सोचता अपने बेटे के बारे में, 6 साल का बेटा जॉनथन, जो कि मरने से बिल्कुल नहीं डर रहा था। तो यही होता हमारी कहानी का अंत। आई होप तुम लोगों को मजा आया होगा, तुम लोगों ने एंजॉय किया होगा, कहानी को समझा होगा और थोड़ा बहुत मुझे भी समझा होगा। तो इसी बात के साथ स्टोरी को करते खत्म, और जाने से पहले मैं बस तुम लोगों को इतना कहूंगा कि इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लो अगर तुम्हें एनिमेशन और मेरा बात करने का तरीका, स्टोरी टेलिंग कुछ भी पसंद आ रहा है तो। एंड देखो हमारा एक सेकंड एनिमेशन चैनल भी है द सिबलिंग्स के नाम से, जहां मैं और मेरी सिस्टर बकचोदिया करते हैं, समझ रहे हो तुम, तो जाके उसे भी जरूर फॉलो कर लेना। और आखिर में मैं जाते जाते इतना ही कहूंगा कि थैंक यू, लव यू ऑल।